students, welcome to my new video, and in this video we start a new series and this series is NCERT books of science। यानी कि इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे और इस बार पूरी जो हमारी 10th क्लास की NCERT है उसको फिनिश करेंगे। शुरुआत तो हम यूपी बोर्ड और जो कि 10th में भी, आपकी CBSE बोर्ड में भी और हर एक जगह आपको, या फिर हम कह सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको ये हेल्प करने वाली वीडियो होगी, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम जो एक साइंस हमारा एक मेन सब्जेक्ट होता है उस साइंस को देखेंगे कि आखिर साइंस होता क्या है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी start from the science word. What is science? Basically science is the systematic and arranged knowledge. When the knowledge are systematic and arranged and depend upon practicals, that is science. We can say science एक प्रकार से सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है जिसको हम प्रयोगों पर क्या करते हैं, आधारित कर देते हैं, यानी कि प्रयोगों पर उसको तोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज साइंस। बेसिकली साइंस वी कैन आल्सो सेज द साइंस स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। सम जो कुछ बुक होती है उनमें इस प्रकार से भी साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। और पर्टिकुलरली जितनी भी बुक होती है सभी की जो लैंग्वेज होती है, जो डेफिनेशंस होती है वो अलग अलग होती है। बट मेन थिंग इज़ दैट सिस्टमेटिक एंड अरेंज्ड नॉलेज। जब आप किसी भी नॉलेज को सिस्टमेटिक और अरेंज्ड कर लेते हैं तो वो साइंस का फॉर्म ले लेते हैं। चाहे उसमें हम कह सकते हैं आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका क्या हो, केमिस्ट्री हो, इवन सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये भी। यानी कि जब हम सोशल एस्पेक्ट को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो वो भी क्या बन जाती है, एक टाइप से साइंस ही कहलाने लगती है। तो इसीलिए हम उसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो बेसिकली दैट नॉलेज विच आर अरेंज्ड एंड सिस्टमेटिक इज कॉल्ड साइंस। चलिए, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस। बेसिकली साइंस हैव 3 मेन ब्रांचेज, फर्स्टली नोन एज फिजिक्स, देन chemistry and finally biology. These are the 3 branches of science. When we are talking about the physics, in the physics we study about energies and their forms, just like heat, light, इसके बाद में हम कह सकते हैं आपकी हीट, लाइट, साउंड, ऑल दैट थिंग्स। ये सारे के सारे क्या आपकी, ये आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इनका हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, यानी कि भौतिक विज्ञान। हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम ऊर्जा और उसकी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसके अंदर हम लाइट यानी कि प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी आदि आदि को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड द सेकंड वन इज chemistry, the branch of science in which we study about the matters and their state and their characteristics and their properties and their physical and chemical properties, that is called chemistry. Just like हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और उसकी अवस्थाएं और उसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कह देते हैं। इसके बाद में हमारा जो थर्ड ब्रांच आती है साइंस की, वो आती है बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, वी कॉल्ड अ बायोलॉजी, ठीक है ना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कह देते हैं, जीव विज्ञान कह देते हैं। और बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द साइंस एंड देयर ब्रांचेज। ये हमारा क्या था, ये साइंस है और साइंस की ये ब्रांचेज है जो हमारा 10th का सिलेबस है, उस 10th के सिलेबस में इन्हीं को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो साइंस हम 8th क्लास में पढ़ते थे वहीं 9th क्लास में आते ही इसकी 3 ब्रांचेज हो जाती है। बेसिकली जब हम 8th क्लास में थे तो 8th क्लास में भी हमने देखा होगा, सबसे पहले हमने कुछ चैप्टर्स कंसीडर नहीं किए। जैसे हमने एसिड एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें वो किससे संबंधित था, वो केमिस्ट्री से था। इसके बाद में एक चैप्टर आपको याद होगा वो किसका था, सेल का था, वो बायोलॉजी से रिलेट करता है। और वहीं एक चैप्टर फोर्स का भी था और साउंड का, उसके अंदर लाइट का, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे रिलेट करते थे हमारे फिजिक्स से। तो इसके बाद में हमारी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में ला देते हैं हम साइंस को, यानी कि अलग अलग पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर। और हम इस सीरीज़ के अंदर, यानी कि पूरी होल सीरीज़ जो हमारी 10th क्लास की बुक है NCERT, उसका
थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हमारी बायोलॉजी से करते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ को, और इस सीरीज़ में हम देखेंगे किस प्रकार से आपके चीज़ें बढ़ती है, और जहाँ तक होगा हम लगातार इस सीरीज़ को लेकर आते रहेंगे और इसका अध्ययन करते रहेंगे। 10th क्लास की परीक्षा में ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और यूपी बोर्ड के अंदर तो बड़े ही हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी होने वाली है ये सीरीज़, क्योंकि उसमें 20 मार्क्स किसके क्या आने लगे, MCQ टाइप के आने लगे हैं, यानी कि 20 नंबर की हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपके आसानी से सोल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो शुरू करते हैं हमारा जो ये टॉपिक है साइंस, ठीक है ना। तो साइंस को देख लेंगे। तो बेसिकली दिस सीरीज़ आर बेस्ड ऑन NCERT, यानी कि ये जो बुक है हमारी ये 10th क्लास की जो NCERT है उस पर बेस्ड है टोटल की टोटल। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेस होगा, ठीक है ना। तो बेस में सबसे पहले हमारा जो एक चैप्टर है द लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस को देख लेंगे। लाइफ प्रोसेस इज़ व्हाट, बेसिकली लाइफ प्रोसेस, लाइफ और प्रोसेस, दैट मीन्स यदि हम बात कर लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रियाएं क्या होती हैं, तो बेसिकली वन लाइन में यदि मैं डेफिनेशन देना चाहूँ, दैट प्रोसेस विच आर डन बाय लिविंग थिंग्स, यानी कि वे सारी क्रियाएं जो कौन करता है, जो लिविंग थिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, वी आर categorize living thing and non-living thing with the behalf of few characters, and that characters if present we can say that is living thing, and that characters not present we can say it's a non-living thing. Just like we are talking about the character of the living things, basically few common characters we will see in the living thing, just like they are growth, they can be growth, they can be move, they take nutrients, एंड दे कैन बी एक्सक्रिएट ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हम कह सकते हैं जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनकी कोई डेफिनेशन परिभाषा नहीं होती, बट उनके कुछ कैरेक्टर होते हैं और उन्हीं के आधार पे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये नो लिविंग थिंग है, ठीक है ना। तो लॉजिकली दीज कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन सम एक्टिविटीज, दीज कैरेक्टर्स आर बेस्ड ऑन द few activities, and these activities which are done by living thing is known as life process, यानी कि ये जो लक्षण होते हैं इन लक्षणों को करने के लिए या इन लक्षणों को डोमिनेट करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं यानी कि कुछ क्रियाएं जो सजीव के द्वारा की जाती है, और वे जो क्रियाएं सजीव के द्वारा की जाती है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए, और उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस इज द एक्टिविटीज विच आर मेंटेन देयर लाइफ ऑफ द लिविंग थिंग, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस, एंड द एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशंस, एक्सक्रिएशंस, रिप्रोडक्शंस, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशंस, ऑल दैट थिंग्स आर कम्स इनटू द लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये एंड दीज ऑल प्रोसेस आर कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट रिएक्शंस, फर्स्टली एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि जितने भी हमने अभी देखे, पोषण देखा, हमने श्वसन देखा, हमने रिप्रोडक्शंस के बारे में बात की, हमने एक्सक्रिएशन के बारे में बात करी, तो जितनी भी ये लाइफ प्रोसेस होती है ये बेसिकली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्टली एनाबॉलिक, सेकेंडली इज कैटाबॉलिक। व्हेन वी आर talking about anabolic process are those process where living things can be make a complex substance with the help of simple substance, just like we can say photosynthesis is the example of anabolic reactions, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती है जिनके अंदर जो जीव होते हैं वे सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसका एग्जाम्पल है। जो प्लांट होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड्स, क्लोरोफिल, ठीक है ना, इसके बाद में वाटर और दैट थिंग्स इनसे मिलकर क्या बना देती है, शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एंड फाइनली द सेकंड वन इज द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच लिविंग थिंग्स कैन बी broken a complex substance into simple substance,
just like respirations and digestions that two things are comes into the catabolic reactions। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि कैटाबोलिक रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती है जिनके अंदर जो लिविंग थिंग होता है वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा फूड, इसके बाद में रेस्पिरेशन, ये दो प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कैटाबोलिक रिएक्शंस के अंदर आ सकती है। यानी कि इनको हम कैटाबोलिक प्रोसेस में लेते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन में लेती है। इनमें देखा होगा आपने जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट पर जब एमाइलेज वर्क करता है तो वो उसको सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। वहीं जैसे प्रोटीन की यदि हम बात कर लेते हैं तो बेसिकली प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और जो कि एंजाइमों को द्वारा क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस यानी कि अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, ठीक है ना। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की, बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है वो बर्न होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और वो जलती है और जलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड्स में और एनर्जी के अंदर टूट जाती है। तो बेसिकली कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक्स आर द अपोजिट रिएक्शंस, ये एक दूसरे की कैसी है, विपरीत क्रियाएं होती है। और दैट ऑल द रिएक्शंस आर कंप्लीटली गोइंग ऑन टू द एवरी सेकेंड्स इन ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग। यानी कि ये जो दोनों प्रक्रिया होती है ये साथ साथ सजीवों में चलती रहती है, ठीक है ना। तो इन सब प्रोसेस के द्वारा ही हमारी जो लाइफ होती है वो मेंटेन होती है और हमारी लाइफ आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें देख लेंगे क्या कर रहा है कि ये मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल इन द नेसेसरी नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स। बेसिकली ये जो हमने अभी क्या देखी, ये जो हम देख रहे हैं कि मैंने कैटाबोलिक और एनाबोलिक की बात करी, तो कैटाबोलिक में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो किसमें, सिंपल सब्सटेंस में टूटता है। इन दोनों एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शंस में यदि कोई सिमिलर थिंग है वो क्या है, वो है मोलिक्यूल्स। बेसिकली जितने भी ये सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो, चाहे वो सिंपल सब्सटेंस हो, जैसे चाहे तो वो प्रोटीन हो और चाहे वो क्या हो, अमीनो एसिड्स हो बेसिकली, और इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये सब के सब मोलिक्यूल से मिलकर बने होती है। जैसे कि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो उसमें कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के क्या होती है, मोलिक्यूल्स होते हैं। वहीं प्रोटीन की यदि हम बात कर लेते हैं तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मोलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली इन दोनों प्रोसेस में जो एक चीज़ कॉमन दिख रही है वो कॉमन क्या है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनमें क्या है, उनमें मूवमेंट चलती रहती है, उनमें हमेशा गति चलती रहती है। और इन गति के कारण ही, इन मूवमेंट के कारण ही जो लाइफ होती है वो मेंटेन होती है, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा, फर्स्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द human body there are 11 organ systems are present. Then comes to the organ systems, there are many organs are involved in organ systems. And firstly it comes to the organs are when two or more tissues are work together and they are similar in functions is called organs. And when we are talking about tissues are similar cells which are functionally and structurally similar is called tissues. Or then comes to the cells, basically smallest we can say fundamental and structural unit is called cell. और when we are, जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से मिलकर कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनती है और ऊतकों से मिलकर मिलकर अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से मिलकर पूरा शरीर बनता है। तो इसलिए फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसको बोला, सेल को बोला गया है, ठीक है ना। इन आवर प्रीवियस क्लासेस व्हेन वी स्टडी अबाउट द सेल, बेसिकली सेल की जब हमने अपनी पिछली कक्षाओं में यानी कि 8th क्लास में हमने या 9th क्लास में सेल को देखा था, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली उसका जब हमने स्टडी किया था तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स of the cytoplasm, inorganic substance and organic substance. And organic substance are those substance which contain carbon, that means glucose. इसके बाद में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे वाटर आपका है, ठीक है ना। इसके बाद तो ये इन सब चीज़ों से मिलकर ही क्या बने होते हैं आपके, हम कह सकते हैं अणु, इन अणुओं से मिलकर ही क्या बनता है आपका साइटोप्लाज्म बनता है, ठीक है ना। ये लाइफ प्रोसेस जो हो रही है तो वो दे आर रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स,
ठीक है ना। यानी कि जितनी भी जैव प्रोसेस हो रही है उन सब का रिजल्ट क्या है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ कह सकते हैं अणुओं की जो मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है लगातार, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, और इसमें लिखा भी है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं, द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर इवन ऑफ द जस्ट सिटिंग। यानी कि हमारी बॉडी में चाहे हम कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो प्रोसेस होती है वे चलती रहती है, ठीक है ना। यानी कि कुछ क्रियाएं होती है वे लगातार चलती रहती है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, ठीक है ना। तो उन सारी की सारी क्रियाएं जिनके बारे में हमने बात करी, वे कैटाबोलिक भी हो सकती है और वे एनाबोलिक भी हो सकती है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी सब के सब। इसके बाद में हम कह सकते हैं जो हमारी बॉडी डिज़ाइन होती है, ठीक है ना, उसका जो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। और सेल से मिलकर क्या बनते हैं, आपके टिश्यू में बनते हैं, टिश्यू से मिलकर क्या बने होते हैं, अंग बने होते हैं, और अंगों से मिलकर और अंग तंत्र बनता है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बताया अभी 11 अंग तंत्र हमारी शरीर में होते हैं, और अंगों से मिलकर क्या बनता है, आपकी बॉडी बनती है। तो ये सब की सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। नाउ द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो अब न्यूट्रिशन को देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है। बेसिकली पोषण कहते किसे है, ठीक है ना। तो किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। बेसिकली वी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन देयर लाइफ। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की बेहद आवश्यकता होती है, और वी कांट बी एज्यूम विदाउट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। बेसिकली अभी हमने कहा कि जो ये लाइफ प्रोसेस होती है उनका जो सबसे लास्ट का जो प्रोसेस है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं की गति के कारण ही क्या हो रही है, सारी की सारी लाइफ प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। तो वैसे ही बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है, उन के अंदर कंज्यूम करना। वी कैन से बेसिकली न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस वेयर वी टेक आर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। यानी कि भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है ना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर वेरी नेसेसरी सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है ना। हमारी बॉडी हमारे शरीर में बहुत सारे कुछ कह सकते हैं भोजन में पोषक तत्व होते हैं और आवश्यक तत्व होते हैं, और उन आवश्यक तत्वों को, पदार्थों को हम क्या कह सकते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे वन ऑफ देम कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन आदि, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होया, टू टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। नाउ हाउ डू द लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, आप सभी को पता है कि भोजन कैसे लेते हैं, जितने भी सजीव होते हैं वे भोजन कैसे लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट्स, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट्स। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशंस लिविंग थिंग्स आर टू टाइप्स, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। हम कह सकते हैं पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, विषमपोषी और समपोषी, ठीक है ना। यदि हम फर्स्टली बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस की, यानी कि दैट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस वेयर लिविंग थिंग कैन मेक देयर ओन फूड विदाउट एनी हेल्प्स। यानी कि वी कैन से हम यानी कि उस प्रकार के जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बिना किसी की सहायता से, इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण या फिर स्वपोषी जीव कहते हैं। उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसका एग्जांपल क्या है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट ये सजीव होते हैं, ये अपना भोजन किस प्रकार से लेते हैं, बेसिकली ऑल द लाइफ प्रोसेस आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। कह सकते हैं कि जितनी भी सारी की सारी जैव प्रक्रियाएं होती है उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और बेसिकली ऊर्जा हमें, हम सभी जानते हैं, हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो according to the nutritions living things are also categorized into two type, it's a autotrophic nutritions and heterotropic nutritions, ठीक है ना। यानी कि ये स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर से लेते हैं, और लेने के बाद में अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट सिंपली क्या करते हैं, अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स अपनी जड़ों के द्वारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी से भोजन बना लेते हैं, ठीक है ना। वहीं जो कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, डायरेक्टली ना लेकर इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कह सकते हैं ह्यूमंस और फंगी, एनिमल्स और फंगी इसी के अंदर आते हैं। वहीं तो अकॉर्डिंग टू द गेटिंग एनर्जीज और मेकिंग अ फूड फॉर्मेशंस लिविंग थिंग्स आर 2 टाइप्स, ठीक है ना। फर्स्टली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, यानी कि स्वपोषण। क्या होता है स्वपोषण? यानी कि जब लिविंग थिंग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बिना किसी की सहायता से, उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीवों को स्वपोषी जीव कह देते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, ग्रीन प्लांट, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन प्लांट के बाद में हमारा जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से होता है, बेसिकली इट्स हैपेंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। And photosynthesis is what? Basically photosynthesis is a process where plants make their food with the help of कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है ना। और ये पत्तियों में अपना भोजन बना लेते हैं पौधे, और इसीलिए पत्तियों को क्या कहते हैं, पत्तियों को हम कह सकते हैं कि रसोई घर किसका, प्लांट का, ठीक है ना। दिस इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द this is the chemical reactions of photosynthesis where 6 molecules of the carbon dioxide are required, then water, इसके बाद क्लोरोफिल, देन सनलाइट, और इसके बाद में हम कह सकते हैं कि आपका इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाती है। वहीं जहाँ पे 12 मोलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, वहीं 6 मोलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। हम कह सकते हैं केवल 12 मोलिक्यूल्स ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, उसमें से ऑक्सीजन बनाने में और कहीं ना कहीं ग्लूकोज के फॉर्मेशन में इनका यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद में ठीक है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है ना। ये आपकी लीफ की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दिखाया गया है किस प्रकार से पौधे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किस प्रकार से क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद में फिर वो कन्वर्जन ऑफ उस रेडिएशन को किस कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से किस प्रकार से अपना भोजन बना लेता है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद में बेसिकली चलिए तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रोप्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑटोट्रोप्स के अंदर हम देख रहे हैं किस प्रकार से क्या क्या आपकी प्रोसेस चली हुई है, ठीक है ना। रिडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। इसके बाद में ये फोटोसिंथेसिस आपकी हो चुकी है। फोटोसिंथेसिस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके अंदर पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जड़ों के द्वारा, पोषक पदार्थ और जल ग्रहण करने के बाद में पत्तियों जाइलम के थ्रू पत्तियों में उस पानी को पहुंचा देते हैं। और वहीं पत्तियों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्लोरोफिल जो रेडिएशन ऑफ लाइट होती है उसको ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद में वो क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, हम कह सकते हैं स्टार्च की फॉर्म में। वो हमारे लिए क्या बना देता है, भोजन बना देता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या थी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी और जो पत्तियों में होती है। इसके बाद में पत्तियों के ऊपर हम थोड़ा सा देख लेंगे। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, अ टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है ना। यानी कि पत्तियों की सरफेस के ऊपर क्या होती है, कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है ना, अपर साइड और लोअर साइड। बेसिकली सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है ना। तो ये सरफेस होता है यानी कि पत्तियों की सतह पर होती है, छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बेसिकली दे रिलीज ऑक्सीजन्स एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। बेसिकली पौधे के जो हम कह सकते हैं जो श्वसन अंग होते हैं, एक प्रकार से जो जैसे जो वर्क हमारा नोज का होता है वही वर्क किसका होता है, स्टोमेटा का होता है, ठीक है ना। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, बेसिकली स्टोमेटा बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन निकाल देते हैं। तो इन टिनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो ये बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म छिद्रों को जो कि पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कह देते हैं। और स्टोमेटा बेसिकली जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो बिलो द सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा
अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये आपका स्टोमेटा होती है। और बेसिकली स्टोमेटाज आप क्या होती है, बेसिकली खुलते और बंद होते रहते हैं। जब स्टोमेटा खुलते हैं हम कह सकते हैं इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है आपकी स्टोमेटा की, चलो पहले स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। फर्स्टली ये जो येलो कलर की दो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज द गार्ड सेल, ठीक है ना। इसके बाद में ये आपका इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट दिख रहे हैं ये आपके क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद में ये आपकी इसके चारों तरफ सेल होती है। तो सेल से जब वाटर गार्ड सेल में आ जाता है तो ये फूल जाती है और फूलने से जो आपके स्टोमेटा होते हैं वे खुल जाते हैं, ठीक है ना। वहीं जब जो आपकी जो सेल होती है और गार्ड सेल में से जब वाटर सेल के अंदर आ जाता है जो कि मीजोफिल सेल होती है, तो जो गार्ड सेल होती है वे पिचक जाती है और जो रंध्र होते हैं वे बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रोसेस होती है ये किस में होती है, स्टोमेटा में होती है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि सरफेस ऑफ द लीव्स मसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव थ्रू द दीज पोर्स, यानी कि जितनी भी गैसेज का एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा हो सकता है। पर्पज ऑफ photosynthesis, basically there are two gases are involved in photosynthesis, firstly carbon dioxide and secondly oxygen, ठीक है ना। तो ये आपकी चीज़ें दिखाई गई है। वैसे through the pores of the purpose of photosynthesis gases course across the surface of stem, roots and leaves as well as, that means जो स्टोमेटा होती है वे अधिक तो पत्तियों पर होते हैं, लेकिन स्टोमेटा स्टेम के ऊपर भी, इसके बाद में रूट के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं आपके स्टोमेटा, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द दीज स्टोमेटा। हम कह सकते हैं द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आर हैपन with the help of stomata. We can say the excess amount of water are released through the stomata in the environment, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो भी किसके द्वारा होती है, आपकी स्टोमेटा के द्वारा होती है। यानी कि पौधे जो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको वायुमंडल में निकालने का कार्य भी कौन कर देते हैं, कौन करते हैं, आपके ये जो आपके स्टोमेटा होती है वो ही करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में चलिए तो देख लेते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। ये आपकी ट्रांसपिरेशन की एक प्रोसेस दिखाई गई है, किस प्रकार से पौधे अपना जो भोजन होते हैं वे हम कह सकते हैं पानी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में फोटोसिंथेसिस टेक फ्रॉम द सोयल ऑफ द, ये आपका इसके बाद में अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, आयरन एंड मैग्नीशियम्स आर टेकन अप इन द सोयल, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट्स। ये दीज एलिमेंट्स cannot be directly consumed by the plants but it can be consumed with the form of nitrates और nitrites। इन दोनों फॉर्म्स में प्लांट्स जो होते हैं इन एलिमेंट्स को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ कम्स टू द हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बेसिकली यानी कि हम कह सकते हैं विषम पोषण इट हैपेंड इन द हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये सब के सब क्या होते हैं, जो जितने भी हमारे विषम पोषी जीव होते हैं उनके अंदर कैसा पोषण होता है, हेटरोट्रोपिक पोषण होता है, विषम पोषण होता है। इसमें क्या होता है, लिविंग थिंग डिपेंड टू द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सजीव होते हैं वे दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स एंड फंगी, यानी कि जंतु और जो कवक होते हैं वो इनका एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि जो लिविंग थिंग में ह्यूमन आ जाते हैं वे टोटली डिपेंड होते हैं किन के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है ना। वहीं जो फंगी होती है, जो कवक होती है, वो सड़े गले जो डेड एंड डिकिन सब्सटेंस होते हैं उनसे अपना जो भोजन होती है वो कंज्यूम कर लेती है, ठीक है ना। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के बारे में मैंने बताया। इसके बाद में एग्जाम्पल आर फंगीज लाइक ब्रेड, मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स, ये सारी की सारी चीज़ें। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, दैट मीन्स किस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बेसिकली हेयर वी स्टडी अबाउट सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Unicellular organisms are those organisms which have a single cell, and multicellular organisms are those organisms which contain more than 2 cells. And we are talking about here a unicellular organism, how they get their nutrients. Basically all the activities of the nutrition are happened in a single cell, यानी कि
जितने भी हमारे एक कोशीय जीव होते हैं उनके अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, चाहे उसमें पोषण हो, न्यूट्रिशन हो, वो सब के सब उसी एक कोशिकाएं में होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका अमीबा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ अमीबा, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा एंड दिस इज द फूड पार्टिकल्स, देन some finger like projections are come out which is known as pseudopodia, and after the pseudopodias comes to the out and take the foods inside the body, ठीक है ना, and inside the body vacuoles are digest their food and after the remaining substance can be removed from the cell। कहने का मीन्स क्या है, जितनी भी इसमें एक्टिविटीज़ होती है पोषण की, वे सारी की सारी एक कोशिका में होती है। यानी कि जो सूडोपोडिया के थ्रू भोजन पकड़ते हैं अमीबा, पकड़ने के बाद में वैक्यूल में लेते हैं, वहीं उनका डाइजेशन हो जाता है और डाइजेशन होने के बाद में उनको उनका एक्सक्रिएशन भी उसी के द्वारा हो जाता है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था, न्यूट्रिशन था, ठीक है ना। वहीं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस वेयर द फूड आर डाइजेस्टेड, ठीक है ना। यानी कि जो मानव होते हैं उनके अंदर जो पोषण की जो क्रिया होती है वो बड़ी जटिल होती है। और इसको पढ़ने के इस वीडियो को हम आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं और आगे इस वीडियो को हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि किस प्रकार से ह्यूमन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।